रेडी हैं सब लोग? तैयार हैं सब लोग? यस और नो? राम भैया, मोहन, मनीष, मधु, कीर्ति, हेमंत, अंकुश, लेखराज। चलिएगा, तो स्टार्ट करते हैं अपन एलपीपी का प्रैक्टिस सेशन। और एलपीपी के प्रैक्टिस सेशन में अपन जो है यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले एलपीपी का वन शॉट कल करवा दूंगा मैं ना, पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ। थ्योरी को एक बार आपके पास, सबके पास थ्योरी ऑलरेडी कॉपीज में लिखी हुई है, आपके पास सबके पास नोट्स बने हुए हैं, तो टॉपिक्स को वीक में पहले ही पढ़ लिया करो आप लोग कॉपीज के अंदर से, ठीक है ना। थ्योरी वाली जो भी आपके नोट्स हैं उन नोट्स को एक बार अपन खुद की नोटबुक्स के अंदर से आप सब लोग पढ़ लेंगे, ठीक रहेगा, ठीक है ना। वन शॉट मैं भी करवा दूंगा करवाने को तो। और अभी अपन जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एलपीपी का प्रैक्टिस सेशन है, और एलपी के ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये आपका, इसमें आपके पीवाईक्यू भी कंप्लीट होंगे। क्या चीज कंप्लीट होगी आपकी? पीवाईक्यू, ठीक है। एलपीपी के जो पीवाईक्यूज हैं उनको अपन कंप्लीट कर रहे हैं, और पीवाईक्यू के साथ साथ पीवाईक्यू आपका GT26 जो है, ये डेली टेस्ट 26 जो है, उसमें भी आपके सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू है। तो पहले अपन वो वाले पीवाईक्यू लेंगे, फिर DT27 है उसमें भी आपके सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं उनको लेंगे, फिर जो पीवाईक्यू बच जाएंगे उनको अपन कंप्लीट करेंगे। तो एलपीपी के पूरे पीवाईक्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अंकुश, हेमंत, कीर्ति, लेखराज, मधु, मनीष, मोहन, राम, समझ में आ रही है मेरी बात सब लोगों को? ठीक है। जैसे पहला सवाल है तो ये सब पे सन मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है इसके अंदर। ये आपका बड़ा सवाल है तो 2 पेज में आया है। ये संस्कृत डिपार्टमेंट में इसी साल आया हुआ सवाल है, 2nd ग्रेड 2023 संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है इस बात को जरा अपन लोग समझेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल अपन लोग पढ़ें, सवाल को पढ़ें ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। पहला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 1 DT26 का। क्वेश्चन को पढ़ें। बड़ी बूढ़ी मुर्गियां 2.5 रुपए प्रति मुर्गी और जवान मुर्गियां 5.5 रुपए प्रति मुर्गी की दर से खरीदी जा सकती है। बूढ़ी मुर्गियां एक सप्ताह में 2 अंडे देती हैं और जवान मुर्गियां एक सप्ताह में 5 अंडे देती हैं। बूढ़ी मुर्गी के अंडे का मूल्य 20 पैसे तथा जवान मुर्गी के अंडे का 40 पैसे है। एक मुर्गी को एक सप्ताह में खिलाने का व्यय 80 पैसे होता है और मुर्गियों को क्रय करने के लिए 99 रुपए प्राप्त हैं। एक समय में कम से कम 30 मुर्गियों को रहने की आवश्यकता है, कम से कम 30 मुर्गियां जो है वो अपन को रखनी है। तो अधिकतम लाभ के लिए, प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, इसके लिए रैखिक संरूपण क्या होना चाहिए ये अपन को यहाँ पर देखना है। और रैखिक संरूपण में जो ऑप्शंस अपन को दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सवाल की लैंग्वेज अपन को पढ़ना है, और लैंग्वेज को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस को बनाने के लिए अपन को यहाँ पर काम करना है, ठीक है। चलिएगा, तो बताइए, सवाल को पढ़ लें पहले सब लोग स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें आप लोग ध्यान पूर्वक, ताकि सभी को बात समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन की लाइन को पढ़ करके, क्योंकि एलपीपी जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपकी एलपीपी यहीं से स्टार्ट होती है, क्यों भाई? क्योंकि एलपीपी में सबसे पहले तो एलपीपी बनाना आए अपन को, कि एलपीपी बनती कैसे, समीकरण बनती कैसे है उसकी, ये चीजें अपन को क्लियर हो, तभी तो मामला क्लियर होगा उसके अंदर। क्यों जी बच्चा लोग? करिएगा फटाफट से। क्या कह रहा है? मुर्गियों को, तो पहली लाइन हमें क्या कह रही है? बूढ़ी मुर्गी 2.5 रुपए प्रति मुर्गी, जवान मुर्गी 5.5 रुपए प्रति मुर्गी की दर से खरीदी जा सकती है। बूढ़ी मुर्गियों की जो संख्या है,
बूढ़ी मुर्गियों की संख्या कितनी मान ली हमने x, और जवान मुर्गियों की जो संख्या है वो हमने कितनी मान ली y। कि मान लो बूढ़ी मुर्गी हमारे पास कितनी है x और जवान मुर्गी हमारे पास कितनी है y। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बूढ़ी मुर्गियां, अब इनकी कॉस्ट खरीदी कितने में। बूढ़ी मुर्गी एक 2.5 रुपए की है तो x बूढ़ी मुर्गी आएंगी 2.5x, और जवान मुर्गी एक 5.5 रुपए की है तो 5.5 y रुपए की आएगी। ठीक है ना। अब बूढ़ी मुर्गी एक सप्ते में 2 अंडे देती है और जवान मुर्गी एक सप्ताह में 5 अंडे देती है, तो बूढ़ी मुर्गी के अंडे कितने हो गए एक हफ्ते में। बूढ़ी मुर्गी के अंडे, एक मुर्गी कितने अंडे देती है 2 अंडे, तो x मुर्गियां कितने अंडे देंगी 2x, और जवान मुर्गी के अंडे कितने होंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि सवाल आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, इसलिए मैं इस तरह से लिख करके आपको बता रहा हूं। जवान मुर्गी एक अंडे में एक हफ्ते में 5 अंडे देती है तो 22 मुर्गियां हैं, तो 22 मुर्गियां कितने अंडे देंगी 5 y अंडे देंगी। ठीक है, यहां तक पढ़ ली अपने। बूढ़ी मुर्गी एक सप्ताह में 2 अंडे देती है और जवान मुर्गी एक सप्ताह में 5 अंडे देती है। बूढ़ी मुर्गी के अंडे का मूल्य 20 पैसे है और जवान मुर्गी के अंडे का मूल्य 40 पैसे है। अंडों का मूल्य कितना हुआ, अंडों को बेचने से कितनी आमदनी हमको होगी। बूढ़ी मुर्गी के अंडे का मूल्य 20 पैसे है और बूढ़ी मुर्गी के अंडे कितने हैं 2x। ठीक है, तो कितना मिलेगा 20 पैसा मतलब 0.2 रुपया, 0.2 इंटू 2 करेंगे तो 0.4x रुपए मिलेंगे बूढ़ी मुर्गी के अंडों को बेचने से। जवान मुर्गी के अंडे का मूल्य है 40 पैसे, 0.4, और 0.4 इंटू 5 करेंगे तो 2 रुपए हो जाएगा। 2 y रुपए अपन को यहां मिलेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई। अंडों को बेचने से कुल कितनी आमदनी होगी, अंडों को बेचने से कुल आमदनी होगी 0.4x प्लस 2y रुपीज। सच्ची बात। अब ये कह रहा है कि एक मुर्गी को एक हफ्ता में खिलाने का व्यय 80 पैसे होता है। एक मुर्गी को एक हफ्ते तक खिलाएं तो खिलाने का व्यय एक मुर्गी का 80 पैसे है, तो मुर्गियों को खिलाने का व्यय, खिलाने का खर्चा कितना आएगा। खिलाने का खर्चा, कितनी मुर्गियां हैं अपने पास टोटल x प्लस वाई। अब बूढ़ी मुर्गी हो चाहे जवान मुर्गी हो, खिलाने का खर्चा 80 पैसे ही है, तो ये हमारे पास आएगा 0.8x प्लस 0.8y। सच्ची बात, यस और नो। सही है लेखराज भैया, राम भैया। अब ये कह रहे हैं मुर्गियों को क्रय करने के लिए हमारे पास 90 रुपए प्राप्त हैं, हमारी जेब में 90 रुपए आई है, तो मुर्गियों का जो मूल्य है ये 90 से बराबर या 90 से कम ही होना चाहिए। तो एक असमीका तो हमारे पास ये बन गई कि नहीं बन गई। सही है ना। आज कैसे तुम सोचते सोचते कैसे नजर आ रहे हो सबके सब यार। और एक समय में कम से कम 30 मुर्गियों को रखने की आवश्यकता है। कम से कम 30 मुर्गियां रखनी है, मतलब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30। मुर्गियों की टोटल संख्या x प्लस वाई 30 के बराबर या 30 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 यहां है, ये गलत हो गया, यहां है, सही है। ठीक है ना। दूसरा खर्चे वाली से अपन को मामला चल रहा है 2.5x प्लस 5.5 बाई लेस देन इज इक्वल टू 90। 2.5x प्लस 5.5 बाई, ये सही है, यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ठीक है ना। अब 2 ऑप्शन गलत हो गया, बचे 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शनों में से छांटने, बाकी सारी चीज तो सही सही इसमें लगी रही है दोनों में। अब इसमें जेड से पता लगाना पड़ेगा। अब जेड में अपन को लाभ चाहिए। जेड क्या होता है, जिसका हमें अधिकतमी या न्यूनतमीकरण करना है। तो अधिकतमी या न्यूनतमीकरण किसका करना है अपन को, लाभ का। और लाभ अधिकतम कैसे होगा, लाभ अधिकतम कैसे होगा कि अपन को जो बेचने से जो मूल्य मिल रहा है उसमें से खिलाने का खर्चा, जितनी आमदनी हो रही है उसमें से खर्चे को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लाभ इजिकल टू क्या आएगा, लाभ इजिकल टू
दिस माइनस दिस, 0.4 माइनस 0.8 माइनस का 0.4x, और 2 माइनस 1.8 1.2 भाई। इसका अपन को ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका हमें क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है, मैक्सिमाइजेशन इसका अपन को करना है। और इसका मैक्सिमाइजेशन करना है, अधिकतमीकरण करना है, तो ये अपन को कहां दे रखा है, ये अपन को ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन ए अपन का यहां पर गलत हो गया, ऑप्शन ए जो है वो यहां पर गलत हो जाएगा। सच्ची बात, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सवाल को कैसे एक एक लाइन को पढ़ा, कैसे बातें समझ में आई, सबको बातें समझ में आ गई अच्छे से? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन आगे बढ़े। दूसरा सवाल जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं, इस सवाल को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, माना चर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, को संतुष्ट करते हैं, तो निम्न में से कौन सत्य है? ठीक है ना। यहां पर अब ये कुछ कहानी दे रखी है बहुत सारी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन अपन को छांटने हैं। अलग अलग तरह के मान अपन को ये दिए गए, और ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट वाली एग्जाम में इस साल ये सवाल पूछा गया था। यहां अपन बात करें तो x1 पॉजिटिव है, x2 पॉजिटिव है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक तो दे रखा है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और एक दे रखा है x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और यहां से अगर अपन सबको देखें तो सब में z दे रखा है, ये 5x1 प्लस 7x2, 5x1 प्लस 7x2, मतलब यहां z कितना है, 5x1 प्लस 7x2। यस और नो? बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अब इसका डायग्राम बनाया जाए। इसमें अपन देखें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। यहां पर देखो x1 को अपन कितना ही इंक्रीज कर सकते हैं, यहां कोई लिमिट नहीं है, कितना ही बढ़ाओ x1 को, यहां भी x1 को कितना ही बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और x2 को भी अपन कितना ही बढ़ा सकते हैं। यस और नो? अब x1 कितना ही बढ़ सकता है, x2 भी कितना ही बढ़ सकता है, तो मैक्सिमम मान z का निकल सकता है क्या? तो z का मान भी मैक्सिमम कितना ही बढ़ता चला जाएगा। z1 के मैक्सिमम मान की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना अपने पास। तो मैक्सिमम मान वाले जो सवाल है, आंसर है, ये तो अपन के क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है ना। अब बात करें कि इसका मिनिमम इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। यहां पर अगर इसके डायग्राम के बारे में अगर अपन फोकस करेंगे, यहां इसके डायग्राम के x1 प्लस x2 बराबर 3 इसकी लाइन बनती है। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले अपन लोग संगत सरल रेखा बनाते हैं। अब x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइन क्या बनेगी, संगत सरल रेखा क्या बनेगी, x1 प्लस x2 बराबर 3। ठीक है ना। बराबर 3 में एक पॉइंट इधर आएगा 3,0, एक पॉइंट इधर आएगा 0,3, और इन दोनों पॉइंटों को अगर अपन आपस में मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे तो ये लाइन हमारे पास बनेगी ये। ठीक है ना। और इसको मूल बिंदु सेटिस्फाई कर नहीं रहा। अब अपन को ये देखना है कि हल क्षेत्र किधर का आएगा, हल क्षेत्र किधर का आएगा। इस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हल क्षेत्र किधर का आएगा, ये बात अगर देखनी है तो अपन को ये देखना है कि मूल बिंदु उस असमीका को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु की तरफ वाले भाग को क्या कर देते हैं, छायांकित। और मूल बिंदु अगर संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के अपोजिट साइड वाले भाग को क्या करते हैं, छायांकित। यहाँ मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ऊपर जाएगा। इसमें आप जब बनाएंगे तो संगत रेखा बनेगी x1 प्लस 2x2 बराबर 4, और x2 का मान 0 लगाएंगे तो x1 का मान 4 आएगा, मतलब वो पॉइंट आएगा हमारे पास ऊपर की तरफ 0,4, और x2 का 4 यहाँ, हाँ x1 इधर आएगा, x2 इधर आएगा।
x2 का मान 0, x1 बराबर 4, तो 4,0 यहां आएगा, और x1 का मान 0 लगाएंगे तो ये आएगा 2, 0,2, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। और इसको भी मूल बिंदु सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऊपर का क्षेत्र इसमें आएगा, मतलब कुल मिला के शेडेड पार्ट हमारे पास जो बनेगा वो ये बनेगा। सच्ची बात। अब मिनिमम मान जो होगा, या तो ये कॉर्नर पॉइंट है, इन कॉर्नर पॉइंटों में से किसी एक पर क्या मिलेगा अपन को, मिनिमम मान मिलेगा। यस और नो। अब जनरली जो चांसेस होते हैं वो ये वाला पॉइंट निकाल लो। ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, दोनों के समीकरणों को हल करेंगे जब। एक समीकरण आपके पास x1 प्लस x2 बराबर 3 है, और एक समीकरण x1 प्लस 2x2 बराबर 4 है, और इस समीकरण में से इस समीकरण को माइनस करेंगे, x1 से x1 कट गया, x2 बराबर 1 आएगा। x2 बराबर 1 आएगा तो x1 का मान 2 हो जाएगा, 2,1। अब टेबल बनाएंगे, 0,3 पे मान देखेंगे, 2,1 पे देखेंगे, 4,0 पे देखेंगे। इन सब पे z का मान अपन को देखना है, और z क्या है हमारे पास, z है 5x1 प्लस 7x2। इसमें 0,3 लगाएंगे तो 21 हो गया, 2,1 लगाएंगे तो 10 प्लस 7 17 हो गया, 4,0 लगाएंगे तो कितना हो गया, 20। अब मिनिमम मान कितना हुआ, 17, 2,1 पर, ठीक है ना। तो मिनिमम मान इसका ये कह रहा है, यहां भी तो काट ही दिया, ऑप्शन ए कट गया, बी में न्यूनतम मान 17 है तथा कोई नहीं, ये गलत है, सही है। न्यूनतम मान 17 है और अधिकतम मान कोई भी नहीं है, परिमित अधिकतम मान नहीं है। यहाँ कह रहा है कि ना तो परिमित अधिकतम है ना ही न्यूनतम है, जबकि न्यूनतम तो इसके अंदर है, तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यस और नो। समझ गए सब लोग अच्छे से। चलिएगा, ये अपन का क्वेश्चन नंबर हो गया था 2। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन लोग बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3 वाले भाई साहब जो है ये क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। गलत कथन कौन सा है इसमें से, ये अपन को छांटना है। S1 और S2 यहां अवमुख समुच्चयों की बात कर रहा है। अवमुख समुच्चय बोले तो अंग्रेजी भाषा में कॉन्वेक्स सेट। अवमुख समुच्चय किसे कहते हैं अपन, व्हाट इज द कॉन्वेक्स सेट। अवमुख समुच्चय कहा किसे जाता है बताइए। अवमुख समुच्चय का मतलब होता है कि कोई भी एक सेट है और उस सेट में से कोई भी 2 पॉइंट लें, उन 2 पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट पूरी तरह से उसी सेट के अंदर आना चाहिए, उसका कोई भी हिस्सा उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो कहलाता है अवमुख समुच्चय, कॉन्वेक्स सेट। आपको याद आ रही होगी बातें, जैसे एक तो अपन डायग्राम, ये इस तरह का कोई डायग्राम बनाया, ये हमारे पास कॉन्वेक्स सेट है, ये कोई सेट है, तो क्या ये सेट कॉन्वेक्स बनेगा क्या, दिस सेट इज नॉट कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि एक पॉइंट यहां ले लिया एक यहां ले लिया, तो इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कहां चला गया, बाहर चला गया। लेकिन तो ये दिस सेट इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर अपन ने ये कोई सर्किल बनाया और सर्किल के अंदर के सारे पॉइंटों का कोई सेट है, तो क्या ये सेट कॉन्वेक्स है, बिल्कुल है। इसके अंदर से अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लोगे और उन 2 पॉइंटों को अगर आपस में मिलाओगे तो वो डेफिनेटली सर्किल के अंदर ही आएंगे। इस पूरे सेट में से कोई भी 2 पॉइंट लेने पर उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इस सेट से बाहर नहीं जा सकता, तो वो सेट जो बन रहा है यहां पर, दिस सेट इज कॉन्वेक्स सेट। इज दैट क्लियर। और एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि S1 और S2 अगर ये कॉन्वेक्स सेट हैं, अगर ये कॉन्वेक्स सेट है, अवमुख समुच्चय हैं, तो विशेष बात यह है कि AS1 प्लस BS2 जो होता है, चाहे A का मान कुछ भी हो, B का मान कुछ भी हो, ये भी हमारे पास एक अवमुख समुच्चय होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। S1 इंटरसेक्शन S2 दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो भी अवमुख समुच्चय होता है, ठीक है। यूनियन जो है वो अवमुख समुच्चय हो आवश्यक नहीं, ये अवमुख हो ये आवश्यक नहीं है।
ये बात आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि S1 और S2 अवमुख समुच्चय हैं, तो S1 इंटरसेक्ट S1 प्लस S2 भी होगा, बिल्कुल सही है। इसमें A का मान 1 हो गया और B का मान 1 हो गया। S1 माइनस S2 भी होगा, बिल्कुल सही है। A का मान 1 हो गया, B का मान -1 हो गया। अपन को गलत कथन छांटना, ये दोनों तो सही है। ठीक है, फिर इसने यहां पर ये बोला है, यहां ये दो ऑप्शन आपको इस तरह से दिए हैं, आपको S1 और S2 दो समुच्चय अलग अलग दे दिए कि इनका यूनियन भी एक अवमुख समुच्चय होगा। तो यूनियन अवमुख समुच्चय हो ये जरूरी नहीं है, तो ये गलत है। इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली अवमुख समुच्चय होगा ही होगा, तो ये बात सही है। तो गलत कथन यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर सबको बात? सबको समझ में आ रही है बात अच्छे से? नेक्स्ट अपन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अपन के पास? 3 सवाल अपन के हो गए। ठीक है, चौथे सवाल की तरफ अपन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे भी यही चीज पूछेगा जो बात आपको अभी बताइए। अब इस पर अवमुख समुच्चय का एक सवाल डेफिनेटली एग्जाम में आता है बच्चों। अवमुख समुच्चय का एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। एक सवाल आना ही आना है इस वैरायटी का, ठीक है ना। और अवमुख समुच्चय का एक दूसरा नाम भी होता है, अवमुख समुच्चय का एक दूसरा नाम भी होता है उत्तल समुच्चय। अवमुख की जगह आपको कभी कभी क्या शब्द भी देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल सकता है? उत्तल समुच्चय, ये शब्द भी आपको पढ़ने को, देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो निम्न दो समुच्चय में से कौन से उत्तल समुच्चय हैं, कौन से उत्तल नहीं है? कौन सा सेट अवमुख समुच्चय है, कौन सा अवमुख नहीं है, ये बात अपन को छांटनी है। दो दिए हैं अपन को स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में इसमें थोड़ा सा गलती है शायद, यहां पे इस गलत नहीं, आंसर गलत नहीं लगा रखा, इसके अंदर जो है ये सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है एक्चुअली, ये सही करना। ये सवाल यहाँ पर सेट जो है x2 - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -x1 स्क्वायर है। ये एग्जाम में सवाल ये आया था, x2 - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -x1 स्क्वायर है। यहां पर पहले अपन देखें, पहले को x1 x2 अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप यूं समझ लें कि x1 को आप x माने और x2 को आप लोग क्या माने? y माने। तो ये xy लेस देन इजिकल टू 1 बन गया, और xy लेस देन इजिकल टू 1 का जो डायग्राम बनाओगे, x का मान पॉजिटिव रखना है, y का मान पॉजिटिव रखना है। तो xy बराबर 1 का मतलब हो गया जैसे जैसे y को बढ़ाओगे वैसे वैसे x घटेगा, जैसे जैसे x को बढ़ाओगे वैसे वैसे y घटेगा। तो सबसे पहले तो y बहुत बड़ा था, सबसे पहले तो y बहुत बड़ा था, और y बहुत बड़ा था, तो जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे y घटता जाएगा घटता जाएगा। तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है xy बराबर 1 का। अब इसमें हल क्षेत्र इसके अंदर वाला पोर्शन है या बाहर वाला पोर्शन है, तो यहाँ कोई भी पॉइंट अगर मैं लेके देखूं 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसको बिल्कुल कर रहा है। मतलब इसमें जो पोर्शन आना है ना वो ये वाला पोर्शन है इसके हल क्षेत्र में। इसमें जो बिंदु बनेंगे वो ये वाले बिंदु बनेंगे। ये जो मैंने छायांकित करें ये इन बिंदुओं के सेट को दर्शा रहा है, पहला सेट। यस और नो? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक्स वाई लेस देन 1, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। ये कौन से सेट को दर्शा रहा है? ये इस वाले सेट को दर्शा रहा है। समझ गए सब लोग? अब जब आप लोग इस बात को समझ गए तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा कि कॉन्वेक्स है या नहीं है, कॉन्वेक्स है या नहीं है, अवमुख है या नहीं है, उत्तल है या नहीं है। तो इस बात के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया जी? हम ये करते हैं कि इसमें से कोई दो बिंदु उठाते हैं और उन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश पूरी तरह से इसी के अंदर आए तब तो वो कॉन्वेक्स है। लेकिन यहां तो बाहर भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, मतलब पहले वाला सेट जो है ये कॉन्वेक्स नहीं है। सही बात है? और दूसरे वाले में बात करें तो ये एक तरह से हमारे पास x2 का मतलब y हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 3। ये कहानी बन रही है, यही तो बन रहा है ग्राफ ये।
अब मैं इसके लिए पहले तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं, तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है एक्स। अब इसमें +3 और कर दिया, मतलब इस ग्राफ को और ऊपर बढ़ा दो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ मेरे पास हो जाएगा, इसको 3 ऊपर प्लस कर देंगे, 3 ऊपर प्लस कर देंगे तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये 3 पे हो गया। अब मुझे देखना है कि इस परवलय के अंदर वाला पोर्शन हल क्षेत्र में आएगा या बाहर वाला पोर्शन आएगा। तो मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि 0,0, 0 ग्रेटर देन 3 नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। और x और y दोनों के मान क्या लेने, पॉजिटिव और लेने, दोनों के मान क्या लेने, पॉजिटिव लेने, दोनों के मान अपन को यहां पॉजिटिव लेने, ये है, ठीक है ना। अब आप देखो ये अवमुख है या नहीं है, मैं 1 मिनट में आया बस। हाँ भाई, क्या लगाया इसके अंदर आंसर, दोनों ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्थिति कैसे बन जाएगी आपके पास, इसमें स्थिति अगर देखोगे आप लोग, यहां कोई पॉइंट ले लिया, यहां ले लिया, तो ये इधर से ऐसे निकल सकता है, ये है कि नहीं, समझ रहे हो। तो इसमें ना तो ए उत्तल है ना ही बी उत्तल है, दोनों में से कोई सा भी कॉन्वेक्स नहीं है, ये आंसर आएगा इसका। ओके भाई, सब लोग समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन बढ़े। अब देखो इस तरह के बिल्कुल ये थ्योरेटिकल सवाल एलपीपी के अंदर से पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 वाले भाई साहब जो हैं, ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहा है यदि ax बराबर b के सभी सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय, सुसंगत हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। जानते होंगे आप लोग, कोई भी एलपीपी और एलपीपी के फिजिबल सॉल्यूशंस का सुसंगत हलों का अगर समुच्चय देखें तो वो डेफिनेटली क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। तब अब रिक्त स्थान दे दिया, चरम बिंदु, एक चरम हल देते हैं, इस तरह के सवाल भी पूछ लेता होता है। रिक्त स्थान भी पूछ लिए अपन से, तब यहां पे क्या लिखें, कोई एक चरम बिंदु, कम से कम एक चरम बिंदु, कम से कम 2 चरम बिंदु या सभी चरम बिंदु, चरम हल देते हैं, क्या आएगा, कम से कम एक चरम बिंदु। चरम बिंदु कौन से होते हैं, अवमुख बहुभुज अगर होता है तो अवमुख बहुभुज के अंदर चरम बिंदु कहां पाए जाते हैं, चरम बिंदु होते हैं उसके शीर्ष, उसके कोने, इन कोनों को क्या कहते हैं, चरम बिंदु कहते हैं। चरम बिंदु का मतलब होता है कि जो किसी भी रेखाखंड पर मौजूद ना हो, जो अवमुख समुच्चय के किसी भी रेखाखंड पर मौजूद ना हो, मतलब अवमुख समुच्चय में से कोई 2 बिंदु लें, इस बिंदु जैसे मुझे ये चेक करना है कि ये वाला पॉइंट चरम बिंदु है या नहीं है, ठीक है ना। तो चरम बिंदु के लिए अब देखो इस पॉइंट के अलावा अवमुख समुच्चय में से कोई 2 बिंदु लेंगे, तो उन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर यह पॉइंट आ सकता है क्या, इस अवमुख समुच्चय में से कोई भी 2 पॉइंटों को आप ले लो, 2 पॉइंटों को मिलाने वाले रेखाखंड पर यह पॉइंट नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। और ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट हैं, ये कॉर्नर वाले पॉइंट ऐसे ही पॉइंट होते हैं जो इस समुच्चय के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर मौजूद नहीं होते हैं। तो ये बहुभुज के जो शीर्ष होते हैं अवमुख बहुभुज के, वो ही उसके क्या कहलाते हैं, चरम बिंदु कहलाते हैं।
तो चरम बिंदु का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों को? यस और नो? और अवमुख समुच्चय क्या होता है ये समझ में आई गई? अगर मान लो एक सर्किल है और सर्किल के अंदर सारे बिंदु, बहुत सारे पॉइंट हैं, तो सर्किल के अंदर सारे पॉइंटों का जो सेट है ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है? ये अवमुख समुच्चय है या नहीं है? अवमुख समुच्चय है। इसके अंदर से कोई भी दो पॉइंटों को आप मिलाओगे तो पूरी तरह से इसी के अंदर आएगा। अब मैं आपसे पूछूं इसके चरम बिंदु क्या हैं? इस अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु कौन से हैं? बिल्कुल, इसकी परिधि पर स्थित जितने भी पॉइंट हैं, ये परिधि वाले सारे पॉइंट जो हैं वो इसके क्या कहलाएंगे? चरम बिंदु कहलाएंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पर कोई भी पॉइंट लिया, परिधि पर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट किसी भी रेखाखंड पर, अन्य किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर ये मौजूद नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए वृत्त के अंदर उसके परिधि पर स्थित बिंदु उसके क्या होते हैं? चरम बिंदु होते हैं, और ये हैं। और एक बात और मैं मान दूं, चरम बिंदुओं की संख्या, अवमुख समुच्चय के चरम बिंदुओं की संख्या कैसी होती है? इस तरह से भी रिक्त स्थान पूछता है। चरम बिंदुओं की संख्या होती है, सीमित होती है। तो ये सीमित वर्ड भी अपन को ध्यान होना चाहिए। इस तरह का भी एक सवाल आरपीएससी ने पूछा है, वो अभी आएगा आगे, तब अपन देखेंगे, समझेंगे। हाँ, लेकिन सर परिधि पे तो बहुत सारे अनंत बिंदु आ गए, तो सीमित कैसे हो सकता? हाँ, मैं अपेक्षा करता था आपसे ऐसे सवाल की, उम्मीद भी थी मुझे। ठीक है ना? अब क्या 11-12 का कोई विद्यार्थी अगर इन बातों को पूछे तो बात समझ में आती है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले बच्चे इस तरह की बातें करें तो समझ में नहीं आती, क्योंकि अपन रियल एनालिसिस भी पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते? ठीक है ना? वहां पर एक तरह से सीमित से मतलब ये बाउंडेशन हो गई। यहां एक लिमिटेशन है। जो सर्किल की परिधि है वो सीमित है कि असीमित है? यहां पर यहां बिंदुओं की संख्या की बात कर रहे, बिंदुओं की यहाँ पे सीमित वर्ड से मतलब है कि वो एक लिमिटेशंस के अंदर है। एक वृत्त की परिधि पर जितनी चीजें होंगी उनकी तो बात करेंगे अपन, और वृत्त की परिधि एक सीमित है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या फिक्स है तो उसकी रेडियस फिक्स है, रेडियस फिक्स है तो परिधि की लंबाई सी है, तो वही सीमित जगह आएगी। जैसे मान लो आपसे पूछें पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय परिमित है या अपरिमित है? परिमित है, क्योंकि पृथ्वी भी सीमित है कि नहीं, पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो ऐसे वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं, यहां पर इनको क्या मानेंगे अपन? सीमित के अंदर मानेंगे। ओके डियर? तो ये बात अपन ध्यान, तो यहां पे आंसर कौन सा हो गया? कम से कम एक। याद रहेगी? याद रहेगी सबको ये बात? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है, चरम हल क्या है? चरम हल बेटा जो अधिकतम मान या न्यूनतम मान अपन को एलपीपी का प्राप्त होता है, उस अधिकतम या न्यूनतम मान को अपन क्या कहते हैं? चरम हल कहते हैं। ठीक है? हाँ, एक मिनट मेरी बात सुना। चरम हल, ये भी मैंने अभी भी गलत बोल दिया, वो उसको बोलते हैं अपन इष्टतम हल। चरम हल का मतलब है वो कौन से बिंदु पर प्राप्त होते हैं, वो जो बिंदु के कोऑर्डिनेट आएंगे ना, x1 x2 x3 के मान जो आएंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? चरम हल कहलाएगा। और जो मान आएगा वो कहलाएगा इष्टतम मान। हाँ बेटा बोलो। सर जब दो पॉइंट पे सेम आंसर आ रहा होता है तो पूरी लाइन की सॉल्यूशन होती है। हाँ बिल्कुल, उसको अपन अनंत बोलते हैं। हाँ लेकिन अपन फिर वापस बोल रहे हैं कि चरम। देखो, अनंत अनंत अलग चीज है, सीमित असीमित अलग चीज है। अनंत समुच्चय परिमित भी हो, सीमित भी हो सकता है। अच्छा सर, फाइनाइट ही होता है ना, फाइनाइट सीमित मतलब। हाँ, अब वो अपन रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तब आपको ये शब्द अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अनंत समुच्चय सीमित भी हो सकता है। ठीक है ना? दो के बीच का संख्या हाँ, अनंत है लेकिन वो बाउंडेड है, सीमित है वो। यहाँ पे सीमित बाउंडेड का मतलब हाँ,
हाँ, सीमित का मतलब वही है। हाँ जी, अब देखो ये क्या है, फिर दोबारा से ही आ गया एक और थ्योरेटिकल सवाल। सब ये थ्योरी के पॉइंट हैं अब ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये अपना छठा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है निकाय ax बराबर b के सभी सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय का प्रत्येक चरम बिंदु होता है। अवमुख समुच्चय का प्रत्येक चरम बिंदु क्या होता है? सुसंगत हल, आधारी सुसंगत हल, इष्टतम हल। अब प्रत्येक चरम बिंदु इष्टतम हल तो नहीं होता, कम से कम एक होता है। अब सुसंगत हल होता है या आधारी सुसंगत हल होता है? आधारी सुसंगत हल होता है। सुसंगत हल तो पूरे ही होते हैं, सुसंगत हलों का तो अवमुख समुच्चय ही है कि नहीं? उसमें तो पूरे अवमुख समुच्चय के अंदर जितने भी अंदर बाहर सब आ रहे हैं वो सभी क्या है? सुसंगत हल। जो चरम बिंदु है वो सब क्या है? आधारी सुसंगत हल। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। आधारी सुसंगत हल चरम बिंदु हो जरूरी नहीं है, लेकिन चरम बिंदु जो होता है वो आधारी सुसंगत हल होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बात को समझेंगे अपन। सर हाँ जी, जो इष्टतम हल अपन को प्राप्त होता है वो अवमुख बहुभुज का जो चरम बिंदु होता है किसी होता है किसी एक पे। हाँ बिल्कुल। तो त्रिपद जो है इसमें भी तो वो तब है, वो तब अपन वो बात तब बोलते हैं जब वो चारों तरफ से बंद होता है, तभी बोलते हैं उस चीज को। उस कंडीशन में होती है लागू नहीं होता। हाँ, उसमें तो फिर ये पॉइंट लागू ही नहीं होता। बहुभुज तो जो पूरी तो हाँ, हम्म। ये कह रहा है दी हुई रैखिक प्रोग्रामन समस्या, इसका इष्टतम हल ज्ञात करने के लिए मतलब इसका मिनिमम हल कहां पे आएगा, किस जगह पे आएगा, ये अपन को पॉइंट अब देखना है। देख सकते हैं इसको तो आराम से आप लोग, ग्राफिकली सॉल्यूशन है सीधा सीधा। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसमें करस्पॉन्डिंग लाइंस क्या क्या बनेगी? एक तो बनेगी 2x1 प्लस 5x2 बराबर 80 बनेगी, ठीक है ना। ये सब पी वाई क्यू चल रहे हैं आपके, सन सबके नीचे लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, है ना। बोलने में नहीं आए तो ध्यान देना। x1 प्लस x2 बराबर 20। यहां अपन जब इसकी बात करेंगे x1 प्लस x2 बराबर 20, तो इसमें 0,20 आएगा और 20,0 आएगा। ये पॉइंट आए और इन पॉइंटों को आपस में क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। इस तरह से ये कहानी बन रही है, ठीक है। ये तो हो गई x1 प्लस x2 बराबर 20। इसमें x1 का मान 0 लगाया तो x2 का मान आएगा 16, 0,16। और x2 का मान 0 लगाया तो x1 बराबर आएगा 40, 40,0। और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास मामला आ जाएगा, लाइन हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से। और ये लाइन हो गई 2x1 प्लस 5x2 बराबर 80। अब इसको भी मूल बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी मूल बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दोनों में किसकी तरफ आएगा हल क्षेत्र? मूल बिंदु की तरफ। यस और नो? दोनों में मूल बिंदु की तरफ, इसमें भी नीचे की तरफ, इसमें इधर। अब x का मान पॉजिटिव बाई के इधर, बाई का मान पॉजिटिव इधर। ये हमारे पास हो गया सुसंगत हलों का समुच्चय, ठीक है। ये अवमुख बहुभुज हो गया, ये हो गए इसके चरम बिंदु, ठीक है ना। अब इन चरम बिंदुओं में से किसी एक चरम बिंदु पर इसका इष्टतम हल प्राप्त होगा। ये पॉइंट सब पता ही है। अब इनमें देखना पड़ेगा किस पर अपन को मान अधिकतम प्राप्त हो रहा है, ये वाला पॉइंट निकालना है। इसमें से अब इसको काम करो, इसको 2 से गुणा कर दो, 2x1 प्लस 2x2 बराबर 40। घटाएंगे तो 3x2 बराबर 40, x2 बराबर आएगा 40, 20/3 और 40/3। अब 0,16 हो गया, 0,0 हो गया, 20,0 हो गया
और 20/3 कॉमा 40/3। अब इन सब पे जेड का मान निकालो। 20/0,16, ठीक है ना। अब देखो 0,16 पे आएगा 16 पंजो 80, 8। 0,0 पे 0 आ जाएगा, 20,0 पे आएगा माइनस का 2, और ये आ जाएगा माइनस के 2/3 और प्लस के 2/3। 0 आए नहीं, कितना मान आएगा? माइनस 2/3 और प्लस 6 आएगा क्या? 20/3, 20/3 में से 2/3, अच्छा 20/3 आएगा, हाँ 20/3 और प्लस 6 आ जाए तो यहाँ पे मान आएगा 6, ठीक है ना। तो क्या आंसर आया? अधिकतम मान कहां पे आ रहा है बताओ? 0,16 पे। यस और नो? तो यहां से आंसर अपन को ये मिलेगा। किस बिंदु पर अपन को इष्टतम हल प्राप्त हो रहा है? 0,16 पे प्राप्त हो रहा है। सच्ची बात। तो इष्टतम मान हो गया इसका, जो भी मान आ रहा है वो 6, और इष्टतम हल हो गया इसका 0,16। सवाल नंबर कौन सा हो गया अपन का पास? ये 7वां। क्या चीज? हाँ ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, नन ऑफ दीज भी दे रखा है अपन को एक। अगर मान लो इनमें से कोई पॉइंट नहीं हुआ होता तो गड़बड़ हो जाती ना। हाँ किसी अलग ही पॉइंट पे आता वो तो फिर प्रॉब्लम कर सकता था अपन को। और वैसे अपन को पता है कि अब ये पॉइंट पता लग जाएंगे, पॉइंट यही आ रहे हैं तो वो ग्राफ बन ही गया। फिर तो पॉइंट पे मान निकालने ही निकालने, फिर तो बात ही क्या बची कि पॉइंट यही है, ये सारे कॉर्नर पॉइंट के रूप में आ रहे हैं, सारे चरम बिंदु के रूप में आ रहे हैं। उसके लिए अपन को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, तभी पता लगेगा। सही है? समझ गए सब लोग? चलिएगा अब नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें जोड़े जाएंगे, ये जानना चाह रहा है। कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां पर जोड़े जाएंगे? आप इसको हिंदी में देख लो, ऑप्शन वगैरह सब यहां पर आपको मिल जाएंगे। रैखिक प्रोग्रामन समस्या को सिंप्लेक्स कलन विधि द्वारा हल करने के लिए कितने कृत्रिम चर इसमें सम्मिलित करने पड़ेंगे, कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें सम्मिलित करने पड़ेंगे? आर्टिफिशियल वेरिएबल कौन से होते हैं? जो प्रारंभिक आधार बनाने के लिए जो वेरिएबल जोड़ने पड़े। देखो एलपीपी का मानक रूप, एलपीपी का मानक रूप क्या होता है? एलपीपी का मानक रूप क्या होता है? एक मिनट, हाँ एलपीपी का मानक रूप क्या होता है? इस सबसे पहले सिंप्लेक्स फॉर्मेट में अपन किसी एलपीपी को सॉल्व करते हैं, तो सिंप्लेक्स फॉर्मेट में एलपीपी को सॉल्व करने के लिए हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए प्रॉब्लम अधिकतमीकरण के रूप में होनी चाहिए। दूसरी बात, सारे प्रतिबंध जो हैं वो समीकरण के रूप में होनी चाहिए, बराबर के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, आवश्यकता सदिश, इसको बोलते हैं आवश्यकता सदिश, रिक्वायरमेंट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये एलपीपी का मानक रूप कहलाता है। यस और नो? एलपीपी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने के लिए उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण के रूप में होना चाहिए, बीच के जितने भी प्रतिबंध हैं वो लेस देन ग्रेटर देन के फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए, वो समीकरण के फॉर्मेट में होने चाहिए। और तीसरी बात, आवश्यकता सदिश जो बराबर में है वो हमारे पास कैसा होना चाहिए?
पॉजिटिव होना चाहिए। सच्ची बात, सही है ना भाई? अब यहां अपन बात करें इसके लिए, ये पहली बात तो निम्नतम का है। निम्नतम का है तो इसको अधिकतमीकरण करने के लिए मैक्सिमम जेड डैश बराबर इसको माइनस से गुणा कर देते हैं। काय से गुणा कर देते हैं? माइनस से। अब माइनस से गुणा करने के बाद यहां ये प्रतिबंध तो बराबर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बराबर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा। ये कम है तो इसको बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें कोई वेरिएबल अपन ने जोड़ा, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 बराबर 4। तो बराबर में बदलने के लिए जो वेरिएबल जोड़ा जाता है इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? स्लैक वेरिएबल। बोले तो न्यूनता पूरक चर कहा जाता है इसको। इसको कहा जाता है न्यूनता पूरक चर। न्यूनता की पूर्ति को करने वाला वेरिएबल, कमी को पूरी करने वाला वेरिएबल जो है वो न्यूनता पूरक वेरिएबल कहलाता है, स्लैक वेरिएबल कहलाता है। अब इसमें जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब इसमें घटाना पड़ेगा तो यहां घटाओगे, क्या घटाओगे? x4 घटाओगे। अब ये जो घटाना पड़ा है, ठीक है, ज्यादा मामला था तो ज्यादा मामले को बराबर में लाने के लिए हमें घटाना पड़ता है। तो जो वेरिएबल घटाया जाता है इसको कहा जाता है सर। ये माइक में आवाज किसकी आ रही है भाई? सरप्लस वेरिएबल। हिंदी भाषा में बात करें तो इसको कहा जाता है आधिक्य पूरक चर। हिंदी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? आधिक्य पूरक चर। यस और नो? अब मैं आपको थोड़ी पूरी डिटेल बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें और डिटेल में जाता हूं। यहां पे अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बनाऊंगा तो ये बनेगा 1 2 2 1, और यहां ऊपर x3 बने तो नीचे x3 को अपन 0 ले लेंगे, और नीचे x4 है तो ऊपर x4 को 0 ले लेंगे, 0 -1। अभी ये मामला बनेगा। और इधर x1 x2 x3 x4 बराबर में अपन लिखेंगे इसको 4 3। ठीक है ना? है x3 बोर्ड साफ नहीं दिख रहा बेटा, वो आपके पास दिक्कत है, ठीक है ना, मेरे पास से नहीं है। यहां पे अपन इस चीज को देख रहे हैं तो ये बात समझ में आई सब लोगों को अच्छे से? अब इसके अंदर आपको पता है कि ये जो सदिश बनता है, सदिश इसको बोलते हैं आवश्यकता सदिश बराबर में। एलपीपी की लैंग्वेज में क्या होता है बेटा कि जो इकाई, जो पंक्ति सदिश, पंक्ति मैट्रिक्स होता है या स्तंभ मैट्रिक्स होता है। पंक्ति मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं, या जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एक ही स्तंभ हो, उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। और पंक्ति मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स को एलपीपी की भाषा में सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदिश। तो ये एक सदिश बोल रहा हूं मैं इसको, और सदिश, इस सदिश को, सामने वाले सदिश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं अपन लोग आवश्यकता सदिश, रिक्वायर्ड वेक्टर होता है ये। ठीक है। अब ये जो यहां पे देखो, एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, एक सदिश ये है। इनको हम नाम देते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। ये जो अल्फा 1 है, ये अल्फा 1 क्या है? अल्फा 1 एक तरह का एक सदिश है, ये 1 2। और इस सदिश को क्या बोला जाता है बच्चों? इस सदिश को बोलते हैं x1 का सक्रियता सदिश। ये x1 के गुणांकों का सदिश है, और x1 के गुणांकों का जो सदिश है उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उसे कहा जाता है x1 का सक्रियता सदिश, एक्टिविटी वेक्टर ऑफ x1। x1 का एक्टिविटी वेक्टर। हाँ जी, इसमें आपने एक प्रतिबिंब छोड़ सकते हैं, उसको भी लो ना सर। किसको? हैं? प्रतिबिंब देखो 3 दे रहे हैं।
अच्छा 3 दे रखे हैं क्या? एक दूसरे को चेंज नहीं किया ये नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, मैं चेंज नहीं किया तो मैं लेना भूल गया उसको को। हाँ सही है सही है। एक प्रतिबंध, उस पर क्या ध्यान नहीं गया ना, मैं सोचा दो, ये दिखाई नहीं मेरे को यार ये तो यहाँ पे ऊपर एक और लाइन बढ़ जाएगी 3 1 0 0। ठीक है, तो ये पूरा ये 3 1 मिनट 3 1 1 हो जाएगा। ये पूरा मिला लेना इसमें, ये पूरा इसमें मिला लेना, ये पूरा इसमें मिला लेना, ये पूरा इसमें मिला लेना। हाँ बोलो भैया। अच्छा अच्छा, ये अच्छा यहाँ से 4 तो ले लिया, ये मतलब उल्टे सीधे देख लिए मैंने सब। ए भैया ये 4 3 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है। अब ठीक है ना, यहाँ पे 3 3 है, ये टर्म समझ में आ। अब ये जो अल्फा 1 बन रहा है, ये x1 के गुणांकों का सदिश, इसको बोलेंगे अपन x1 का सक्रियता सदिश। दिस इज कॉल्ड सक्रियता सदिश ऑफ x1, एक्टिविटी वेक्टर ऑफ x1। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं अपन यहां पर, मुझे प्रारंभिक आधार बनाना होता है, और प्रारंभिक आधार बनाने के लिए, सिंप्लेक्स मेथड बनाने के लिए, सिंप्लेक्स मेथड में जाने के लिए हमें इनिशियल बेसिस चाहिए, प्रारंभिक आधार चाहिए, उसमें इकाई मैट्रिक्स चाहिए। अभी 3 समीकरण है तो 3x3 की चाहिएगी, 2 समीकरण होती तो 2x2 की चाहिए थी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मेरे को चाहिए। अब मेरे को 0 1 0 तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है मेरे को? 0 1 0। 0 1 0 की पूर्ति तो मेरे पास ये कर देगा अल्फा 3। यस और नो? अब 1 0 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 0 0 बनाने के लिए मुझे पहले समीकरण में एक अलग से वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा, और 0 0 1 बनाने के लिए मुझे लास्ट वाले समीकरण में एक वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा। मतलब अब मेरे पास समीकरण जो है ना, मुझे ये ऐसे बनानी पड़ेंगी। देखो 3x1 प्लस x2, इसमें 0x3 है, 0x4 है। ठीक है, और इसमें अब मुझे एक x5 जोड़ना पड़ेगा यहां, और लास्ट में मुझे x6, तो 0x6 बराबर में जो भी चलेगा वो चलेगा। इधर से ये x1 प्लस 2x2 प्लस यहाँ x3, इसमें 0x4 चलेगा, 0x5 चलेगा, 0x6 चलेगा, बराबर में 3 आ जाएगा इसमें, यहाँ बराबर में 4, यहाँ बराबर में 3, और लास्ट वाली चल रही है मेरे पास 2x1 प्लस x2, और इसमें x3 0 हो जाएगा, माइनस x4, x5 को 0 करेंगे, और प्लस x6 यहाँ करेंगे, बराबर में 3। ये ऐसे मामला बनेगा। यस और? तो ये x5 x6 हमें अलग से जोड़ने पड़े, क्योंकि x5 से अब 1 0 0 आ जाएगा, यहां 0 0 1 आ जाएगा। तो प्रारंभिक आधार क्या बनेगा मेरा? x 1 0 0 1 0 0 x5 से मिलेगा, मतलब अल्फा 5 आएगा। 0 1 0 वो अल्फा 3 से आ जाएगा, और ये अल्फा 6 से आएगा। ये हमारा प्रारंभिक आधार बनेगा। सही है बात? तो प्रारंभिक आधार बनाने के लिए हमारे पास जब अवेलेबल नहीं होता है इकाई सदिश के लिए, तो अलग से जो वेरिएबल जोड़े जाते हैं, ये जो हमने x5 x6 अलग से वेरिएबल जोड़े, इन वेरिएबलों को कहा जाता है कृत्रिम चर, आर्टिफिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं इनको? कृत्रिम चर, आर्टिफिशियल वेक्टर। आर्टिफिशियल वेक्टर इनको कहा जाता है। इज दैट क्लियर? समझ गए सब लोग? तो यहां पर कितने कृत्रिम चर जोड़े जाएंगे? सवाल का जवाब क्या हुआ बताओ? 2। ठीक है, ये पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप भूलो नहीं, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में जाके समझाया, ताकि इतना चीजों को समझने से अब क्या है, पूरी पिक्चर्स आपके दिमाग में रहेगी हमेशा, क्या क्या कहानी होती है, क्या है। एक तरह से पूरा रिवीजन भी आपको हुआ होगा, पूरा रिकॉल भी आपको हुआ होगा इससे। ठीक है ना? नहीं तो सीधे सीधे आपको बातें क्या समझ में कम आती, इसलिए मैं इतना डिटेल में गया हूं यहां पर। आ गई बात समझ में? सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एलपीपी का मानक रूप क्या होता है, न्यूनता पूरक चर क्या होता है, आदिक्य पूरक चर क्या होता है, एक्टिविटी वेक्टर क्या होता है, आवश्यकता सदिश क्या होता है, प्रारंभिक आधार क्या होता है,
कृत्रिम चर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर चेंज करते हैं, वो सारी कहानी अपन के पास आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। इससे क्या, फिर मैं दोबारा वन शॉट जब बाद में लोगे तो वन शॉट बाद में मजा आएगा, फिर आपको वन शॉट के अंदर फिर चीजें कहेंगे हाँ, फिर दोबारा से क्लास को देखना, फिर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9वां होना चाहिए, 9वां क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। ये माइक किसने ऑन कर रखा है? लेखराज माइक को बंद रख भाई। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में यदि सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय है, सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय, सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय कैसे आता है? जैसे मान लो एक लाइन हमारे पास आ गई, ये तो कह रही है कि इसके ऊपर का लो, ये कह रही है इसके नीचे का लो, तो कुल मिला के कोई सुसंगत हलों का समुच्चय बनता ही नहीं है। और सुसंगत हलों का समुच्चय अगर रिक्त समुच्चय है तो उस कंडीशन में समस्या का हल क्या होगा? कोई हल ही नहीं आएगा। हल तो जब आएगा ना जब सुसंगत हल होएगा, और जब सुसंगत हल ही नहीं है तो हल कहां से आएगा मेरे भाई? तो इस कंडीशन में अपन आंसर क्या लिखेंगे उसका? कोई हल नहीं। ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में यदि सुसंगत हलों का समुच्चय रिक्त समुच्चय है तो समस्या का हल क्या होगा? समस्या का हल होगा कोई हल नहीं, कोई भी हल उसका नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? क्यों जी भाई? चलिएगा। और ये डीटी आपकी कौन सी डीटी थी? ये 26, डीटी 26 का अंतिम प्रश्न है। 10 सवाल आपके यहां पर एलपीपी के पीवाईक्यूज में कंप्लीट हो जाते हैं। आपको बात यहां पर समझ में आ गई होगी अच्छे से। दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है? ये मैंने अभी आपको क्लियर किया था थोड़ी देर पहले कि S1 और S2 दो अवमुख समुच्चय हैं, तो AS1 प्लस BS2, S1 इंटरसेक्शन S2 सर्व क्या होते हैं? अवमुख समुच्चय। लेकिन यूनियन अवमुख समुच्चय हो जरूरी नहीं है। तो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ बोले तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है? अवमुख समुच्चय होता है। इज दैट क्लियर? सीधा थ्योरम है ये। समझ में आ रही होगी बात सब लोगों को अच्छे से? ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों का मैंने यहां पर क्लियर किया है और उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है। तो इस क्लास में अपन यहीं तक करेंगे और आगामी जो बात है, जो DT 27 है और LPP के बचे हुए PYQs हैं, उनको करेंगे अपन शाम को। आज ही खत्म कर देंगे LPP के सारे PYQ अपन। ठीक है।